हिस्ट्री में हम देख रहे थे मॉडर्न इंडिया, उसमें हमने एशियन खत्म कर दिया, मिडियल खत्म कर दिया, हम मॉडर्न देख रहे थे। मॉडर्न में हमें 10 चैप्टर देखने थे, 10 में से जो 2 नंबर का जो चैप्टर है उसको हमने कल के लेक्चर में हमारे ख़त्म कर दिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम तीसरा चैप्टर चालू करने वाले मॉडर्न इंडिया का, जिसका नाम है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया में हमें 3 चीज़ें देखनी। ब्रिटिश ने हमें शुरू में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिश ने यूरोपियन पावर को कैसे खदेड़ दिया, हमारे यहाँ के इंडियन राइजिंग स्टेट जो है उनको कैसे खदेड़ दिया। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी एनालाइज जैसे ट्रीटी कैसे लेके आए ब्रिटिश, वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमने 2 नंबर का जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें हमने ये देखा कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ का जो कंसोलिडेट जो था, मतलब कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेट करना, सबको इकट्ठा करना, वो कैसे किया वो हमने। मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना गंदा है बे, कंसोलिडेशन, जान दो, समझ ये कर दिया कंसोलिडेशन। हाँ कंसोलिडेशन, हमारा इंडिया को उन्होंने कैसे कंसोलिडेशन कर दिया वो हमने देख लिया था, कैसे इकट्ठा कर लिया। तो उसमें हमने देखा था बाटल ऑफ बक्सर, प्लेसी, बक्सर, इलाहाबाद, टीटी। उसके बाद उन्होंने पूरा बाटली में ले लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वहाँ पे वो देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उन्होंने 1858 तक यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके आई थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। उसमें हमने देखा था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने 1858 तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे वो क्या लाए थे, वो एक्ट लेके आए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद पिट्स एक्ट आया था 84 में। उसके बाद आया था एक्ट ऑफ 86। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1993। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853। ऐसे कितने 3 और 3, 6 और 7, ऐसे 7 एक्ट हमने देखे थे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने देखा था सोशो कल्चरल जो था पॉलिसी, अंग्रेजों के यहाँ पे सोशल कल्चरल पॉलिसी क्या थी वो थी। और लास्ट में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो था वो हमारे यहाँ पे एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जो मैं आपने जो आपको पढ़ा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन फर्स्ट टाइम कौन सा चालू हुआ था, कौन से साल में एजुकेशन चालू हुआ था, कौन से लैंग्वेज में था, समझ गए। और दूसरे टाइम मतलब पहला जो आया था एजुकेशन वो कौन लेके आया था, कब लेके आया था, कौन से लैंग्वेज में था। फिर दूसरा कब आया था, कौन लेके आया था, कौन से लैंग्वेज में था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आज का जो लेक्चर है हम उसमें देखेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो हम देखेंगे। उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड सिविल सर्विसेज, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसी। मतलब ब्रिटिश ने तो हमने ये देख लिया, कंसोलिडेट भी कर लिया, बाकी कॉम्पिटिटर को भी भगा दिया, हमें भी बाटली में ले लिया, बट एक्ट भी लाए, बट अभी बाकी जो चीज़ें रूल को एस्टेब्लिश तो करना है भाई साहब। यहाँ पे बाकी चीज़ें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस को कैसे दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको सिविल सर्विसेज चाहिए, आपको IAS IPS लोग चाहिए ना भाई, काम कैसे करेगा। मोदी थोड़ा यहाँ पे दंगे हुए, मोदी थोड़ा आने वाला है यहाँ पे दंगे रोकने के लिए, यहाँ पे लोग तो चाहिए ना। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, सिविल सर्विसेज ये उन्होंने किया। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, एग्रीकल्चर को कैसे, हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर को उन्होंने कैसे तबाह कर दिया, कैसे लूटमार की, वो यहाँ पे देखना है। और ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसी, पैसा को यहाँ से कैसे लेके जाते थे वो भी हमें यहाँ पे देखना है, समझ गए। तो ये आप एक एक को देखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अब प्रेस का डेवलपमेंट देखो, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिश को पता चल गया कि अगर हमारा यहाँ पे जो नंगा नाच चल रहा है ये दुनिया को अगर पता चल गया कि हम यहाँ पे ऐसा नंगा नाच कर रहे हैं तो दुनिया हमें कोसेंगी, दुनिया बोलेगी कि ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे इंडिया वालों को जाती कर रहे हैं, इंडिया वालों को दबा के रख रहे हैं, इंडिया वालों को लूट रहे हैं। तो ब्रिटिश को लगा भाई साहब ये दुनिया को पता ना चले, इसलिए दुनिया को पता कैसे चलेगा, दुनिया को पता चलेगा कागज़ कलम अम्बेडकर, दुनिया को पता चलेगा कैसे प्रेस, दुनिया को प्रेस से पता चलेगा, मीडिया से पता चलेगा। मीडिया को दबा दो ना, समझ रहे क्या, मीडिया को अगर दबा दिया जाए तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा ये चीज़। तो मीडिया को कैसे दबाना है, तो उसके लिए एक्ट लेके आने पड़ेंगे हमें मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उनको बोलना पड़ेगा कि छापने से पहले हमें दिखाना पड़ेगा, अगर हमारे खिलाफ छापोगे तो क्या करेंगे, हम जेल में ठूस देंगे, हम हमारे तुम्हारे प्रेस प्रिंट को जब्त कर लेंगे, उधर आग लगा देंगे। अगर ऐसा इनको समझेगा ढूंस दे के रखेंगे तो प्रेस वाले ज़्यादा कुछ छापेंगे नहीं, और एक तो बार हमारे इंटरनेशनल लेवल पे थूथू नहीं होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे उनको भी नहीं पता चलेगा ना। मतलब जैसे अभी मेरा जैसा बंदा अगर उस टाइम पे होता और मैं अगर पेपर में बढ़ता कि अंग्रेजों ने यहाँ से ये लूट मार करके उधर जाए, मेरा खून खोलता ना, मैं खुद, मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं पर मेरे में दिमाग दिया ना भगवान ने, मैं आग लगा देता ना 10 लोगों को भड़का देता ना मैं उनके खिलाफ। तो ऐसी भड़का भड़की ना हो, लोग ज़्यादा मैच्योर ना हो, लोग को हमारे इनके कांड के बारे में ज़्यादा पता ना चलो, इसलिए अंग्रेजों ने प्रेस को दबा दिया। और वो जो प्रेस को दबाया था उसी को बोलते हैं ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी। समझ गए, नाम कैसे दिया है ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी, जैसे मतलब झंडा गाड़ा था प्रेस में, भाई प्रेस को दबा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बैन किया था उन्होंने, समझ गए। तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो अभी 2 चीज़ें देखनी है, एक तो डेवलपमेंट, सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था वो भी देखना है इस टॉपिक में, और डेवलपमेंट ऑफ प्रेस को भी देखना है। सबसे पहले क्या हुआ था, देखो 1 नंबर का कहाँ गया भाई, 1 नंबर का क्या है, इसको कुछ काम का नहीं दिखता था इसलिए इसको हटा दिया, शायद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता होगा। देखो क्या हुआ था,
हमारे यहाँ पे प्रेस चालू हो गई थी। अब हमारे यहाँ पे प्रेस जब चालू हुई थी तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये लोग हमारा, समझ रहे, हमारा जो नाम है उसका मतलब ये हमारी पूरी बेइज्जती कर दें क्योंकि हम यहाँ पे लूटमारी कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया था अंग्रेज़ों ने, ये देखो एक इन्होंने 1823 में एक एक्ट लेके आए थे। अब देखो ये सारे एक्ट हैं ना, इसमें 2 एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, बाकी पे इतना कुछ आता नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, इस पे क्वेश्चन आता है, समझिए। रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो है इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला इंडियन कौन था जिसको जेल में ठूसा गया था प्रेस के से रिलेटेड? पहला इंडियन कौन था जिसने सिटीजन के उस पर चार्ज लगे थे प्रेस के खिलाफ? समझ गए? पहला इंडियन कौन था जिसने ये पेपर को इस पेपर में कन्वर्ट कर दिया था? ये क्या हुआ था, उन्होंने ब्रिटिश ने एक एक्ट लेके आए थे कि हिंदी पेपर को उन्होंने या ओरिजिनल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यहाँ के इंडियन लैंग्वेज में जो प्रेस है पेपर है उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे इतना खुरापे दिमाग वाला बंदा था, उसने अपने आप पेपर रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था, इंग्लिश में छापने लगा था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए क्या? बाकी ये जो अभी पार्ट ऑफ सिलेबस है, इतने सारे एक्ट लेके आए थे, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ गए? पर 2-3 जो है वो मैं आप बता दूंगा कि इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे कहाँ पे, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले क्या है, आप आंसर दे दो जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, मैं बाद में अभी कमेंट देखूंगा, फिलहाल अभी यहाँ पे करता हूँ। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1823 में। 1823 में मुझे बताओ, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये जब एक्ट आया था तब गवर्नर जनरल कौन था? 1823 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था 1823 में? आप मुझे बताओ। 1813 में, और मुझे एक बात बताओ, 1833 में कौन, 1833 जो है उसमें हमने देखा था बेंटिक आई थी। 1813 में कौन था, समझ रहे क्या? मुझे बताओ, मुझे पता है कौन था, मैं बताता हूँ। कौन नहीं था वो बताता हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, उसके बाद हमारा जो वारन हेस्टिंग वो नहीं था, डलहौजी तो नहीं था, वो तो बहुत पुराना था, और 33 में आया था लॉर्ड बेंटिंक। तो इसके बीच में कौन था, ये नोट्स में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब तक जितने लेक्चर देखे उसमें हमने इसका जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ था ही नहीं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था उस टाइम पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट तो 1833 में आया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? अब ये जो बंदा था, देखो जॉन एडन जो था, इसने वो एक्ट किया था, सॉरी ये इसने बताया था, समझ गए? अब मुझे आप ये भी बताओ कि जॉन एडन ही वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था या दूसरा कोई था, समझ गए? ये भी था। आप एक बार नोट्स चेक करना और मुझे बताना कि वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो जॉन एडन था या कोई और था, कौन था 1823 में? वो मैंने आपको नोट्स भी दे दिए थे, उसमें ऐसे लिखा था, समझ, ऐसा मतलब चार्ट वाइज दिया था कि इससे लेके यहाँ तक कौन था, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन था। ये सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये सारा मैंने चार्ट भी दिया था। अब ये जो एक्ट था इसके प्रोविजन क्या थे, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज पेनल ऑफेंस। बिना लाइसेंस लिए हुए अगर प्रेस छापोगे, अगर कुछ भी छाप के दीवारों पे चिपकाओगे तो फटके मिलेंगे। बिना लाइसेंस लिए हुए पेपर छापना नहीं, पेपर छापोगे फटके मिलेंगे। पेनल ऑफेंस, पेनल मतलब पैसा देना है, फटके प्लस पैसा। उसके बाद फाइन एंड पेनल्टी, यही फाइन और पेनल्टी, फटके और पैसा दोनों में से एक होगा, समझ। विदाउट पब्लिशिंग, लाइसेंस के बिना अगर करोगे तो। द रिस्ट्रिक्शन वाज डायरेक्टेड मेनली टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर और दोज एडिटेड बाय इंडियंस। मतलब ऐसे न्यूज़पेपर पे ही वो चीज़ लागू थी जो इंडियन लैंग्वेज में थे और जिनके मालिक जो थे, एडिटर जो थे, वो इंडियंस थे, समझ गए? उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ थॉमस मुरे। थॉमस मुनरोई के रिकमेंडेशन पे था। एवरी पब्लिशर, उनको क्या करना पड़ता था, सारे जो पब्लिशर है ना, देखो, शुड गेट अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस मिलता था। पब्लिशिंग बुक्स डिफॉल्ट, ये पब्लिश करने के लिए उनको एवरी पब्लिशर शुड गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पब्लिशिंग बुक। डिफॉल्टर विल बी फाइन, जो नहीं करेंगे उनको 400 रुपये फाइन था। द प्रेस विल बी सीज बाय, और प्रेस भी गवर्नमेंट के द्वारा सीज किया जा सकता। गवर्नमेंट हैज़ राइट टू कैंसिल द लाइसेंस, गवर्नमेंट के पास लाइसेंस कैंसिल, अगर कल लाइसेंस भी ले लिया है और कल गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हो तो गवर्नमेंट के पास राइट था कि लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। मैजिस्ट्रेट वेर ऑथोराइज टू सील द सच प्रेसेस। मैजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर जो थे, उनके पास प्रॉपर ये होता था, राइट होता था कि वो प्रेस को सील भी कर सकते थे। चार्ल्स, ये क्या है, मेटकैफ एबोलिश एक्ट। चार्ल्स मेटकैफ जब आया था उसने फिर इस एक्ट को एबोलिश कर दिया था। बस आपको समझ रहे, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, आपको एक आइडिया आनी चाहिए कि अंग्रेज ने क्या क्या तबाही की थी। उसके बाद लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट आया था। लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट नहीं था एक्चुअली, 1830 से लेके 1857 तक। ये जब 1800 मंगल पांडे वाला कांड जब हुआ था ना, तब तक ये जो चार्ल्स मेटकैफ जो था ना, ये बंदे ने क्या कर दिया था, इसने लिबरलाइज इंडियन प्रेस को खुला छोड़ दिया था। लिखो क्या लिखना है अपनों, समझ क्या? चार्ल्स मेटकैफ गवर्नर जनरल था वो 1835 से लेके 1836 तक, समझ गए? रिपील द, ये जो सारे ऑर्डिनेंसेस थे, सारे लाइसेंस, इसने रिपील कर दिया और उसका नाम कर दिया क्या, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, उसने इसका नाम ये कर दिया। आगे लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1857 में। अब लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में क्यों आया था, क्योंकि इंडर मंगल पांडे ने इनको पूरा समझ रहेगा ये कर दिया था। तो उसको देखो, उसको ये क्वेश्चन आया था, देखो गैंगलिंग एक्ट आया था। मुझे ये पता ही नहीं था लाइसेंसिंग एक्ट को गैंगलिंग एक्ट बोलते, ये मैंने आंसर ही सॉल्व नहीं किया था,
समझ मतलब क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था गैंगलिंग एक्ट मतलब क्या, 1857 में जो मंगल पांडे वाला जब कांड हुआ था तो अंग्रेजों को पता चला कि प्रेस में धपाधप हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है, उसकी वजह से लोग भड़क रहे हैं, तो हमें इनको कहीं पे रोकना पड़ेगा। अगर हमें इनको रोकना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहला प्रेस को दबा दो। तो इन्होंने क्या कर दिया था, दिस एक्ट इम्पोज द लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन एंड राइट टू स्टॉप द पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन बुक न्यूज़पेपर सारा का सारा प्रिंटेड जो मैल था सब गवर्नमेंट ने उस पर बैन करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए। उसके बाद आया था प्रेस एक्ट 1867 जो प्रेस एक्ट था वो क्या था, उसमें था इनएक्टिव ड्यू टू 1857 का जो कांड हुआ था उसके 10 साल बाद ये एक्ट हुआ था। इसमें क्या था, ट्राई टू सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियन वॉइस एंड लेटर, जो इंडियन वॉइस है अंग्रेजों के खिलाफ, जो इंडियन वॉइस मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे यहाँ के लोग जंग छेड़ रहे थे उसको दबाने के लिए एक एक्ट लाया गया था, बाद में इसको निकाला भी गया था। कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी केप्ट इन आर्चीव्स मतलब क्या, आर्चीव्स मतलब इनका जो कलेक्शन होता था, कॉपी न्यूज़पेपर मतलब ये आज का न्यूज़पेपर उसको रखना है, और अगर कोई न्यूज़पेपर वाला ज़्यादा उंगली कर रहा है उसके पूरे रिकॉर्ड रखते थे अंग्रेज अपने पास, और बाद में निकालते थे कि तूने इस साल ये किया था, तुझे अभी हम पेलेंगे, समझ रहे क्या, ऐसा चलता था। उसके बाद और एक एक्ट आया था उसका नाम क्या था, रिस्ट्रिक्शन एक्ट। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, मैं बोला ना बहुत कम है, बाकी पहले वाले जो थे ना उसमें ठीक है आपको पता होना चाहिए, पर इस पे उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, इस पे क्वेश्चन आता है। रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1870 में एक एक्ट आया था रिस्ट्रिक्शन एक्ट। उसमें क्या था, उसमें इन्होंने इसी को बोलते सेडिशन, जो हम बोलते हैं ना सेडिशन, कन्हैया कुमार को सेडिशन के चार्ज में अंदर ठोक दिया मोदी ने, इसको सेडिशन के चार्ज में अंदर ठोक दिया। भाई सेडिशन आया कब था, तो सेडिशन जो वर्ड है इसका इजाद अंग्रेजों ने 1870 में किया था एक एक्ट में जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1870, और उसके अंदर सेडिशन का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बको, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अंदर पेल देंगे, समझ गया। डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, द सेडिशन एक्ट 1870 अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट और डिटेन एनी पर्सन विदाउट फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट हु वाज सीन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए अगर कोई भी बंदा दिखा तो उसको बिना ट्रायल, बिना वारंट, बिना कुछ भी करते हुए डायरेक्ट जेल में ठूसेंगे। बिना ट्रायल मतलब क्या, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बंदा जब उसको अरेस्ट होती है तो उसको उस पर ट्रायल होता है, मतलब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में हाजिर हुई होती है, वकील बोलता है कि मैं ये हमारा जो मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो क्लाइंट उसने ये नहीं किया, वो बोलता है इसने ये किया, तब उसके बाद जज उन पे फैसला आता है कि हाँ उसने ये क्राइम किया, इसको 3 साल की सज़ा, इसको 2 साल की सज़ा, इसको बोलते ट्रायल। मतलब हमारे देश में अभी भी किसी को डायरेक्ट जेल में नहीं ठूस सकते, वो सिर्फ उठा के लेके जाते हैं पुलिस, बाद में कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट के फैसले के बाद उसको सज़ा मिलती, समझ गए क्या। नॉर्मली जब उठा के लेके जाते तो वो कपड़े नहीं पहनते, वो हेड ड्रेस जो होता है ना वो लाइन वाला वो नहीं पहनते, वो तभी पहनते जब कोर्ट का फैसला आता है, शुरू में ऐसे जेल में ठूस देते, समझ गए। तो ये जो एक्ट था रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1870, इसके अंदर इन्होंने सेडिशन का मलिदा पेल के फेंक दिया, और सेडिशन वो था बिना ट्रायल डायरेक्ट अंदर जेल में डाल देंगे। और एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नाम का हमारा एक बंदा था, इसका यहाँ पे एक प्रेस था, इसका एक पेपर था, इसको पहला इंडियन था जिसको सेडिशन के चार्ज में अंदर ठूस दिया था। तो क्वेश्चन ये आया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज अरेस्टेड इन द चार्ज ऑफ सेडिशन इन द 1870, समझ का। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के तहत ऐसा कौन सा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अरेस्टेड अंडर द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इसका आंसर है। जैसे इस लास्ट ईयर की जो एग्जाम थी एनडीए की, उसमें क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए कि पहला सीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाला बंदा कौन था इंडियन, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता। पहला ये यूपीएससी वाले को पहला जो है ना, पहला प्यार, ये बहुत इनका फेवरेट है, तो ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद वर्नाकुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। इस पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में क्या होता, हमारे यहाँ के जो इंडियन लोग हैं ये थोड़े मैच्योर हो गए थे, ये दपादप पेपर में छापने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ लोकल लैंग्वेज में, और अंग्रेजों को समझ ही नहीं आता था लोकल लैंग्वेज में, समझ गए। अब क्या होता देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल, देयरफॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट केम डाउन द हेवीली वर्नाकुलर प्रेस। क्या होता, ये लॉर्ड लिटन था, देखो ये लॉर्ड लिटन नाम का एक हमारे यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, उसने क्या कर दिया था, वो यहाँ पे आया था, समझ गए, इंडिया में आया था, और वो जैसे इंडिया में आया यहाँ पे फेमाइन चल रहा था, मतलब अकाल चल रहा था, लोग भुखमरी से मर रहे थे। ये हमारा उस टाइम पे गवर्नर जनरल ने उसको वाइसरॉय बोलते थे, उस टाइम वाइसरॉय की पोस्ट बन गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिनेम कर दिया था वाइसरॉय से। अभी ये जब यहाँ पे आया था इस टाइम पे यहाँ पे फेमाइन चल रहा था, और इसने क्या कर दिया था, दिल्ली दरबार में पार्टी रखी थी, लोग भुखमरी से मर रहे थे और इसने पार्टी रखी थी, तो हमारे यहाँ के लोगों ने जो पेल दिया उसको न्यूज़पेपर में, समझ रहे कि ये बेकार लोग ये यहाँ पे आया, इधर लोग मर रहे हैं, इसको घंटा लेना देने अंग्रेज को, ये पार्टी कर रहे हैं, समझ गए। तो इसकी हट गई, इसको लगा साला मेरा बहुत आते इन्होंने बदनामी कर दी, फिर इसने क्या कर दिया, इसने लाया 1878 में 1887 में 77 में इसने पार्टी की ना, उस टाइम फेमन चल रहा था, तो ये एक एक्ट लेके आया, इसको लगा ये अपनी लैंग्वेज में मुझे बक रहे थे ना, तो मैं इनकी लैंग्वेज भी बैन कर दूंगा। फिर इसने क्या कर दिया, ये लॉर्ड लिटन ने इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया 1878 में, समझ रहे क्या, इंडियन लैंग्वेज के लिए। और उसके अंडर क्या था, द पर्पस ऑफ एक्ट वाज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ
सिडिजियस मटेरियल मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ वाला मटेरियल, स्पेशली दैट विच कुड प्रोड्यूस डिसफेक्शन असंतोष अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द माइंड्स ऑफ मासेस। लोगों के मासेस मतलब मासेस जो है हमारे यहाँ के जो कौम है, हमारे यहाँ की जो जनता है, उनके मन में ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष क्रिएट होने वाला एटमॉस्फेयर अगर कोई प्रेस में अगर किया जा रहा है उनके खिलाफ लिखने की वजह से, तो उस प्रेस को बैन मारा जाए, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे अंग्रेज और ये भाई साहब लॉर्ड लिटन। अब उसमें क्या था, उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था, देखो उसके प्रोविजन क्या थे, उसके प्रोविजन ये थे देखो कि डिपॉजिट आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट रखना पड़ता था, 10,000 रुपये अंग्रेज को देने, उसके बाद बॉन्ड साइन करना है कि मैं आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगा। अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रेस भी आप डिपॉजिट तो चला गया, पैसा भी जमा हो जाएगा। 10,000 उस टाइम पे 1878 की बात चल रही है, मतलब अभी के 50-60 लाख हो गए वो, समझ गए, मेरे पैसे भी चला जाएंगे और मेरी प्रेस भी खत्म हो जाएंगे, ऐसे लिख के लेते थे। और जैसे कोई इनके खिलाफ लिखता था उसको पेल देते थे। इट एम्पावर द मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर को इन्होंने एम्पावर कर दिया था, चेक एंड इन्वेस्टिगेट द पब्लिशर डॉक्यूमेंट एंड मैजिस्ट्रेट एक्शन वाज फाइनल। मैजिस्ट्रेट जब फाइनल बोलेगा, नो अपील कुड बी मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि तूने ये खिलाफ लिखा तो खिलाफ लिखा था, तो वो बंदा कहीं कोर्ट में भी जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, उसका जो प्रेस डिपॉजिट भी चला गया और ये भी चला गया, समझ गए। तो ऐसा जो देखो क्वेश्चन आएगा कि हु वाज इम्पोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था, समझ गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटा दिया था, ये क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। या ऐसा आएगा कि लॉर्ड लिटन ने ऐसा कौन सा एक्ट डैश डैश ऐसा आएगा, डैश डैश एक्ट वाज इम्पोज बाय द लॉर्ड लिटन एंड विच बाय लेटर रिमूव बाय द लॉर्ड रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, समझ गए। और वो क्या था, उसमें किसके लिए था, लोकल लैंग्वेज के लिए था, उस पर आप याद रखो डिपॉजिट वगैरह होता था 10,000 का। अब उसमें एक झोल था, इसमें झोल मतलब इसमें एक झोल हुआ था, झोल क्या हुआ था, अमर बाजार पत्रिका। अमर बाजार पत्रिका एक पेपर था जो कि हिंदी में था, हमारे मतलब हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज बंगाली में था, लोकल लैंग्वेज में था। इनको पता चल गया कि कल से हमारा अगर हम लोकल लैंग्वेज में छापेंगे तो हमें 10,000 देने पड़ेंगे, राइस लेना पड़ेगा अलग से, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हम कायदे में आ जाएंगे। इन्होंने ओवरनाइट रातों रात अपना पेपर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे दिन से ये इंग्लिश में छपने लगी थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी याद रखो। उसके बाद न्यूज़पेपर इंटीमेट टू ऑफिसर्स एक्ट आता है, ये 1908 में आया था। देखो न्यूज़पेपर एक्ट ले डाउन द सर, ये इतना कुछ खास नहीं है, इसमें क्या है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, हमारे यहाँ की नेशनलिस्ट फीलिंग को दबाने के लिए इसको लाया गया था। मैजिस्ट्रेट कुछ जब इसमें बस वही था कि मैजिस्ट्रेट जो है ना वो पूरी प्रेस को जब्त कर सकते थे, इसमें कुछ कहा नहीं। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में इंडियन प्रेस आया था, उसमें क्या था, एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट को बोला था कि एम्पावर कर दिया था, ताकत दे दी थी उनको, पावर दे दी थी, अथॉरिटी दे दी थी टू डिमांड द सिक्योरिटी फ्रॉम द कीपर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टू क्या फॉरफिट द सिक्योरिटी इफ एनी ऑब्जेक्शनल मटेरियल इज पब्लिश। ओके, इनको जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, जैसे अभी हमारे यहाँ पे पंचायत है ना, उनको जो अंग्रेजों की होती थी उनको पावर दे दी थी कि आप जो न्यूज़पेपर है उसमें अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो उनको आप ये कर सकते हो, उनसे मतलब सिक्योरिटी ले सकते हो। और वही चीज़ जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में थी, अगर आपको लगता है ऑब्जेक्शनेबल है ये कर दो, उनको काट छाट मतलब उनको फाइन मार दो, समझ गए क्या। दिस एक्ट वाज द रिवीजन ऑफ, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की रिवीजन थी दैट एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी थी वही लोकल गवर्नमेंट दी थी कि सिक्योरिटी ले लो आप, मतलब पैसे ले लो उनसे, डिमांड ले लो, मतलब क्या बोलते हैं, डिमांड सिक्योरिटी ले लो उनसे, पैसे आप जमा कर लो, उनसे लिखवा लो, अगर ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट करते तो उनको प्रेस भी सील कर दो और पैसे भी दबा दो। तो यही था इंडियन प्रेस एक्ट, समझ गए। उसके बाद क्या है, ये कुछ काम का नहीं। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस देखा, और आप सिविल सर्विसेज देखते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सिविल सर्विसेज जो थी, यूपीएससी एमपीएससी जो हम बोलते हैं अभी, वो क्या थी पता है, सबसे पहले इनिशियली सिविल सर्वेंट जो थे वो डायरेक्ट अपॉइंटेड डायरेक्टर जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी बैटल ऑफ बक्सर 1700 के टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट की जाती थी, उनको बोलते थे कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज। उस टाइम पे उसका नाम था कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज। जब वार्न हेस्टिंग था उस टाइम पे, वार्न हेस्टिंग ने क्या कर दिया, सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस जब आया था, कॉर्नवालिस कब आया था, कॉर्नवालिस आया था 1786 में। इसने क्या कर दिया, सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज थे उसमें क्या होता था, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता था, मतलब डायरेक्ट समझ रहेगा वो शिले से अपॉइंट होना है, फेवर से अपॉइंट होना है, और सीनियरिटी के बेस मतलब ऊपर जाएगी। सीनियरिटी कैसे होता था, सबसे पहले फैक्टर एज अपॉइंट होता था, उसके बाद राइटर, उसके बाद जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, और वो एडमिनिस्ट्रेटर बनता था। ऐसे इनका प्रमोशन होता था शुरू में। पर एक बैकग्राउंड देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ पे जो अफसर आते थे, जो कलेक्टर वगैरह आते थे, वो कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज नाम का उस टाइम पे ये होती थी, सर्विस होती थी, उसके तहत आते थे, और उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती थी, एग्जाम कुछ होती नहीं थी।
पर बाद में क्या बात आया, जब वेलेस्ली आया था तो वेलेस्ली ने क्या कर दिया था, फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था कलकत्ता में, समझ गए। वेलेस्ली के जाने के बाद वो खत्म हो गया था, तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कॉलेज था लंदन में। वहाँ पे क्या होता था, चार्टर एक्ट ऑफ 1883, उन्होंने क्या बोला था, आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटर। चार्टर ऑफ 1883 में बोला था कि आप सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट जो भरते हो उनको आप, चार्टर ऑफ 1883 का जो यहाँ पे हमारे ये थे क्या नाम इसके, लॉर्ड बेंटिक जब था उस टाइम पे ये एक्ट आया था, उन्होंने बोला था कि आप सिविल सर्वेंट को आप एग्जाम के तहत इनको कंडक्ट करो, समझ रहे, कंपटीशन के बेस पे ले लो, आप डायरेक्ट नॉमिनेट मत करो। तो चार्टर ऑफ 1833 के तहत सिविल सर्वेंट जो हमारे यहाँ पे थे उस टाइम पे मजिस्ट्रेट वगैरह, वो लंदन में उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, एग्जाम भी लंदन में होती थी, बट ये एक्चुअली 4 टाइम नॉमिनेट होती थी, मतलब 4 टाइम नॉमिनेशन के बाद जो बचते थे उनकी एग्जाम होती थी और फिर उनको अपॉइंटमेंट की जाती थी। पर जब 1853 जो थे ना, 1853 में मैकॉले कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था ये नॉमिनेशन की वजह से भाई भतीजावाद के नेपोटिज्म की वजह से क्या हो रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रहा है हमें भाई साहब, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है वो कंपटीशन बेस नहीं, वो टैलेंट नहीं, वो किसी के, मैं समझ रहेगा, रिकमेंडेशन के आ रहे, रिकमेंडेशन के ऊपर आ रहे। तो उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे डलहौजी ने बोला ये नॉमिनी खेलना बंद कर दो। उसने बोला ओपन कंपटीशन। 1853 में जब आया था कि कंपटीशन में एग्जाम होगी, ऐसा जब लॉर्ड मैकॉले ने जब अपनी कमेटी में ये रिकमेंड किया था तो डलहौजी ने उसको अप्लाई किया था। और 1853 के बाद हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज हो रही है, 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विसेज हो रही है। अब जो हमारी यूपीएससी उस टाइम पे वो आईसीएस होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि कंपटीशन बेस्ड हो रही है, 1853 से चल रही है हमारे यहाँ पे यूपीएससी जो अभी की है, वो उस टाइम पे 1853। अब तक कभी करप्शन नहीं हुआ, अब तक किसी कुछ में कुछ झोल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसलिए लोग एमपीसी में झोल होता है, बीआरपीएससी में झोल होता है, स्टेट लेवल में झोल होता है, यूपीएससी में कभी झोल नहीं होता। अब तक कभी ऐसा पाया नहीं गया, अब तक भी ना पेपर लीक होता है, क्योंकि सिस्टम ही वैसे इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, समझ रहे क्या, जिसको जो पेपर निकालता है उसको पता ही नहीं होता कि हमारा पेपर आने वाला है या नहीं। 10 जगह से अलग अलग पेपर सेट किए जाते हैं और कौन सा पेपर सेट डाला जाता है कभी पता नहीं। मतलब अगर किसी को चीटिंग करनी तो इतना मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल सिस्टम ऐसे बनाई। तो 1853 में हमारे यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होने लगी थी सिविल सर्विसेज की, समझ गए। तो क्वेश्चन आया था अभी 4 मार्क को यूपीएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन, मतलब जो फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने आईसीएस क्वालिफाई की थी, इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की थी, उसका नाम था क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर नाम था उसका, समझ रहे। बाद में क्या हुआ था, सिविल सर्विस कमीशन जो था हमारा 1919 का एक्ट था, उसमें सिविल सर्विस कमीशन एक्ट के एस्टेब्लिश किया गया था। फिर हमारे यहाँ पे फिर 1926 में सिविल सर्विसेज कमीशन स्टार्ट हुआ था, 1935 में फिर ये स्टेट जो फेडरल कमीशन था उस टाइम पे, समझ रहे क्या। और फिर बाद में उसी को हमें जब आज़ादी हुई मिली हमने उसी फेडरल सर्विस कमीशन था उसका नाम यूपीएससी कर दिया, और जो स्टेट सर्विस कमीशन थे उसका नाम हमें स्टेट पीएससी कर दिया, समझ रहे क्या, जैसे एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ से आता है। तो उस टाइम पे इशू थे, एज लिमिट कम ज़्यादा होती थी, सिलेबस ये कुछ काम का नहीं है, इस पर क्वेश्चन आता नहीं, ये रेगुलर लेक्चर में हम देखते थे, समझ गए। देखो उस टाइम पे क्या होता था, एज लिमिट जो होती थी ना, शुरू में 1800 में 22 साल कम वो होते थे, 22 साल का ही बंदा पेपर दे सकता है, उसमें 21, बाद में 19, फिर वापस 21 कर दी थी। तो ये एक इशू था, समझ रहे। उसके बाद सिलेबस जो था वेरी हार्ड होता था इंडियन के लिए, इंग्लिश में होता था, और एग्जाम का जो लोकेशन है वो लंदन में था। वो इसलिए था लंदन में कि इंडियन लोग वहाँ पे आ नहीं पाए ज़्यादातर करके, समझ गए। क्वेश्चन ये आएगा आपको कि who among the following governor created the convicted civil services of India which was later come to know as the Indian civil services। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस पिट भाई साहब, उसका जो था ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, इसका दोस्त था, इसने इसको भेजा था। ये जब इंडिया में आया था तो इसने कन्वेक्टेड सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे, समझ गए। तो आंसर ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, समझ गए। तो इस तरीके से हमने ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका जो पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड सिविल सर्विसेज, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। बाकी हम कल के लेक्चर में देखते हैं।